हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज को होने जाने वाला काउंटी का मैच, जो कि होने जा रहा है वाविक्शर और एसेक्स के बीच में। ये मैच होने जा रहा है फेमस एडजबास्टन में, जो कि बर्मिंघम में है, जो कि ऑफकोर्स वारविकशायर का घर है। वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काउंटी काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारे लिए। हमने जितने भी मैचेस कवर करे हैं काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। आई होप आपका भी काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। आखिरी मैच में भी हमने बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन हमारा गया था। सिर्फ अगर वहाँ पे पॉडमोर जो थे, अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो शायद रिजल्ट्स और अच्छे जा सकते थे। वही एक प्लेयर वेस्ट हो गए थे, क्योंकि पूरे टीम में लगभग सारे प्लेयर्स हमारे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स थे वो थे, लेकिन पॉडमोर की इंजरी की वजह से थोड़ा सा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं गया था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द जनता जो है वो जीती होगी, क्योंकि ब्रूक, उसके बाद थॉमसन, मिलनेस हमारे लिए काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट साबित हुए थे। रॉबिन्सन, जिनको काफ़ी लोग ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया काम करा। तो ओवरऑल सही गया था। तो आई होप आप लोगों ने भी वीडियो सही से देखी होगी और रिजल्ट्स भी आपके लिए काफ़ी अच्छे गए होंगे। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। एसेक्स, पहले अगर आप काउंटी के बारे में थोड़ा बहुत भी देखते हो या फिर एसेक्स ओवरऑल मतलब इंग्लिश डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी बड़ी टीम है, ठीक है। सेकेंड लास्ट सीजन में T20 चैंपियन भी थी, काउंटी चैंपियन भी थी, पिछले सीजन में काउंटी चैंपियन भी रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी टीम है, स्पेशली 4 डे मैचेस में तो ज़रूर। वाविशर उतनी बड़ी टीम मानी नहीं जाती है, और अगर आप इनके टीम को भी ऑन पेपर देखेंगे तो भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर हम पिछले सीजन की बॉब विलिस ट्रॉफी की बात करें तो अपने ग्रुप में वाविशर ने तीसरे स्थान पर खत्म किया था, और एसेक्स अपने ग्रुप में ऑफकोर्स पहले स्थान पर थे और वो चैंपियंस भी थे। सबसे बड़ी बात, अगर आप थोड़ा बहुत 4 डे मैच या 5 डे मैचेस या टेस्ट मैचेस जो होते हैं अगर वो देखते होंगे, आपको पता होगा कि रिजल्ट किस के ऊपर डिपेंड करके निकलते हैं। आपके पास चाहे कितने भी अच्छे बैट्समैन क्यों ना हो, अगर आपको रिजल्ट्स निकालना है तो आपको 20 विकेट ओपोनेंट के गिराने होंगे, ठीक है। आप चाहे 600 रन बनाओ, 700 रन बनाओ, अगर आपको मतलब आप अपोनेंट के विकेट्स नहीं निकाल पाते हो तो आप रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते हैं, और अगर रिजल्ट्स नहीं निकलता है तो आप टूर्नामेंट्स या सीरीजेस नहीं जीत पाते हो, ठीक है। क्लियर सी बात है। एसेक्स के पास यही एक चीज़ है, उनके पास हर डिपार्टमेंट में बॉलिंग करने के लिए, हर सिचुएशन में बॉलिंग करने के लिए बॉलर्स हैं, और उनको पता है किस तरह से ओपोनेंट के विकेट्स जो हैं उनको निकालना होता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक दो नाम है कुछ हद तक जिनकी आप एक्सपेक्टेशन रख भी सकते हैं कंसिस्टेंसी के मामले में, लेकिन बाकी नहीं। लेकिन बॉलिंग जो होती है, मुझे लगता है दी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इनकी ही है, और जिसके वजह से चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे वो स्पिन फ्रेंडली हो नहीं हो, पेस फ्रेंडली हो नहीं हो, कुछ भी हो, ये विकेट जो है ज़रूर निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमने पिछले सीजन में भी ऑब्जर्व करा हुआ है, और इस सीज़न में उनके टीम में पीटर सिडल भी जुड़ चुके हैं, जो कि सेकेंड लास्ट सीजन में मतलब कोविड से पहले जो आखिरी सीजन हुआ था काउंटी का, वहाँ पर भी उनके टीम के पार्ट रहे हैं। पिछले सीजन में आ नहीं पाए थे ऑफकोर्स कोविड के चलते, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स वगैरह में रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अभी आज के मैच के लिए वो फिर से अवेलेबल होंगे। तो बातें करते हैं, हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलते हैं। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े मार्जिन से एसेक्स यहाँ पे आगे है, लेकिन बाकी फिक्सचरों की तरह यहाँ पर भी काफ़ी पुराने मैचेस हैं। लेकिन लकीली 2019 में जब आखिरी बार हुआ था काउंटी सीजन, वहाँ पर भी ये दोनों टीमें सेम ग्रुप पे थे, तो वहाँ से हमें 2 हेड टू हेड के मैचेस मिलेंगे। उसके पहले अगर हम देखें तो 2017 का मैच है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्लेयर्स हैं उस मैच के बारे में भी जो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनते जाना और देखना भी वीडियो को सही से। इस ग्राउंड में अगर मैं बात करूं तो पिछले सीजन में मतलब बॉब विलिस ट्रॉफी में 2 मैचेस खेली थी वाविकशायर ने। इस ग्राउंड में जितना मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर काफ़ी रन्स बन जाते हैं। अगर आपके पास सही बॉलिंग लाइनअप नहीं है ना, तो यहाँ पर आप काफ़ी रन्स बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैचेस के रिजल्ट नहीं आते हैं। जो चीज़ मैं आपको पहले ही बताई कि अगर आप रन चाहे जितना ही बना लो, अगर आप विकेट्स नहीं निकाल पाते हो तो रिजल्ट ला पाना मुश्किल है। वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होता है। और सेकेंड लास्ट मतलब आखिरी बार जो काउंटी हुआ था, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा मैचेस हारी है वाविकशायर की थी, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या हुआ था बॉब विलिस ट्रॉफी में कि टीमों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो कंपैरेटिवली वीकर टीम जो थे वो तब उनके ग्रुप में आ गए थे, लेकिन काउंटी सीजन में आखिरी बार जो काउंटी सीजन हुआ था वहाँ पर 2 ग्रुप्स थे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स भी इनके ग्रुप में आ गए थे उस बार। तो इसीलिए ज़्यादा मैचेस जो वो हारे थे स्ट्रॉन्गर टीम के अगेंस्ट में, 7 में से सिर्फ 1 मैच ये चीज़ है। अच्छा, पिछले सीजन के बॉब विलिस ट्रॉफी की ये कुछ परफॉर्मर्स हैं। अच्छा, वाविकशायर की तरफ से ज़्यादा किसी का नाम यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैंने उन्हीं प्लेयर्स का नाम लिखा है जिन्होंने मिनिमम 50+ स्कोर करे होंगे पूरे टूर्नामेंट में। तो उस मामले में किसी का भी नाम उस तरह से बताने लायक नहीं है। सैम हेन का नाम आ सकता था यहाँ पे, लेकिन क्या है
कि पूरे टूर्नामेंट में वो 250 के अलावा उन्होंने मतलब एक भी इनिंग्स में 10 के बाहर भी स्कोर नहीं बनाया हुआ था, ठीक है। इसीलिए 250 उनके थे, लेकिन उनका एवरेज 16 या 17 का रह गया था, तो इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं लिखा है। इसके सिवाय भी विल रोड्स और टीम ब्रेसनन, आपको टीम ब्रेसनन क्या है, टीम ब्रेसनन पहले यॉर्कशायर का खेलते थे, ठीक है, लेकिन पिछले सीजन में जब से वो वार्विकशायर में गए हैं उनका परफॉर्मेंस कुछ अलग लेवल पे आया है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट ऑफ द गेम हो, ठीक है। उनके बारे में आगे मैं बातें करूंगा, लेकिन ये बात है, इसीलिए बैटिंग सेक्शन में आपको इनका कोई नाम नहीं दिख रहा है वार्विकशायर की तरफ से, यॉर्कशायर की तरफ से, लेकिन आपको दो बहुत ही अच्छे बैट्समैन दिख जाएंगे, सॉरी एलिस्टर कुक और एडम शायद नाम है इनका, विटर। ये दोनों, एलिस्टर कुक के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अभी ड्रीम 11 खोलेंगे आपको दिखेगा कि हाईएस्ट सिलेक्टेड परसेंटेज ऑफ कैप्टनसी इन्हीं का है। और उसके बाद एडम विटर, जिन्होंने पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था इन एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम, और कीपिंग के पॉइंट्स आपको देते ही हैं, तो ऑफकोर्स आज के जो फर्स्ट चॉइस कीपर जो है वो आपके लिए यही होने वाले हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वार्विकशायर की तरफ से OHT डार्बी कुछ नाम है, हैनन डार्बी ऐसा कुछ नाम है इनका, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई, स्पेशली इस ग्राउंड पे इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। इसके सिवाय भी इनके पास कुछ अच्छे बॉलर्स हैं, जैसे कि ओली स्टोन है, टीम ब्रेसनन है। ओली स्टोन पिछले सीजन में ज़्यादा मैचेस खेले नहीं थे, इनका नाम यहाँ पर नहीं आपको दिख रहा है। एसएस की तरफ से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी इंप्रेसिव बॉलिंग लाइनअप है, और स्पेशली पिछले सीजन में सैम कुक ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया था पीटर सिडल के नारायण से। पीटर सिडल सेकेंड लास्ट सीजन में जो थे, जब आखिरी बार काउंटी हुआ था, वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, तो सैम कुक मतलब रोल प्ले करते थे, हेल्पिंग रोल, उस तरह से मेजर किसी रोल पे वो नहीं आते थे, लेकिन पीटर सिडल के ना रहने के बाद सैम कुक का रोल कुछ अलग लेवल पे आया था। इसके सिवाय जेमी पॉटर और साइमन हार्पर तो रहते ही हैं, नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, साइमन हार्पर तो रहते ही हैं जो सीजन परफॉर्मर हैं हमेशा की तरह, लेकिन सैम को पिछले सीजन में एक ब्रेकआउट परफॉर्मर के तौर पर सामने आए थे पीटर सिडल के एब्सेंसी में। तो देखते हैं हमें आखिरी जो हेड टू हेड हुआ था जिस सीजन में, मतलब 2019-20 के सीजन में, वहाँ पर क्या मामला हुआ था दोनों टीमों के बीच में। ये 2 मैच है, और 2017 का 2 मैच होगा, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन कुछ परफॉर्मर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको उस सीजन के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से जो है सुनते जाना, ठीक है। तो ये हुआ था आखिरी मैच, और ये है आखिरी मैच जब दोनों टीमें इसी ग्राउंड पे भिड़े थे, तो ध्यान से यहाँ पर देखते रहना। यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर मैं भी क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, वार्विकशायर 517 रन उन्होंने बनाया था, जिसको लीड किया था लैम ने, और साथ में यहाँ पर हेन का कुछ रन आपको दिख जाएगा, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे सभी ने कंट्रीब्यूट करा था, जीतन पटेल थे, ब्रूक्स थे, सिबली जो अवेलेबल नहीं है, रोड, सबका कुछ ना कुछ रन था, लेकिन लैम का बहुत बड़ा शतक यहाँ पे आया था, जिसके वजह से ये एक मैच था जो वार्विकशायर हारी नहीं थी। मैं क्यों कह रहा हूँ हारी नहीं थी वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा बॉलिंग पे, लेकिन अगर आप देखेंगे साइमन हार्पर आपको देखेंगे 6 विकेट। अभी ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्यों सरप्राइजिंग है, जब मैं आपको ग्राउंड के बारे में डिटेल में बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप देखते रहो साइमन हार्पर, और समझ भी लो साइमन हार्पर 2 बार इस ग्राउंड पे खेले हैं पिछले 2-3 साल में जो मैचेस हुए हैं एसएस वर्सेस वार्विकशायर का, और दोनों ही बार उन्होंने मतलब बंचेस में विकेट निकाला हुआ है, जितने भी इनिंग्स उन्होंने बॉलिंग करी है। यहाँ पर तो चलिए एक ही इनिंग्स उनको बॉलिंग करनी पड़ी थी, 517 रन बना दिए थे वार्विकशायर ने। एसएक्स की बैटिंग भी बुरी नहीं हुई थी, जहाँ पर ब्राउन और वेस्ली का स्कोर आपको दिख जाएगा। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको ब्रूक्स दिखेंगे, OHD दिखेंगे जिन्होंने विकेट निकाला था, OHD आप समझ सकते हैं, OH डार्बी इनका नाम है, और फॉलो ऑन मिला था एसएस को, लेकिन बचा लिया था कुक और वेस्ली ने। मतलब वेस्ली जो आखिरी बार खेल के गए हैं इस ग्राउंड पे, दोनों ही इनिंग्स पे इन्होंने रन बना के रखा हुआ है, सही है। चलो, और अगर नीचे आप आओगे तो ये कुछ है जिन्होंने विकेट्स वगैरह निकाले थे, लैम का यहाँ पर एक विकेट भी था। और उसके बाद ये एक मैच हुआ था जो कि चेम्सफोर्ड में, चेम्सफोर्ड मतलब एसएस का गढ़ होता है, यहाँ पर वो कभी भी मैच हारते नहीं है, हारना तो दूर की बात है, यहाँ पर उनकी तरफ से मतलब मैच से पॉइंट निकाल पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ये ओवर द सीजन हमने फॉलो करा हुआ है, और जैसा एक्सपेक्टेड था साइमन हार्पर ने यहाँ पर भी धज्जियाँ उड़ा दी थी पूरी तरीके से। स्पेशली अगर आप दूसरे इनिंग में देखेंगे तो 2 विकेट यहाँ पर था, और दूसरे इनिंग में 6 विकेट उनको आपको दिख जाएंगे। इसके सिवा भी पीटर सिडल थे जो आखिरी बार वो खेल गए हैं, उनके खाते में भी टोटल 7 विकेट रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स में 5 और दूसरे इनिंग में 2। इसके सिवाय भी जो प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे, बर्जिस के यहाँ पर रन से, रोड्स के विकेट्स, बैटिंग से लॉरेंस, ब्राउन यहाँ पर भी है कुक के साथ। कुक हमेशा ही इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, इनका घर है, दोनों ही इनिंग्स में कुक का और लॉरेंस का रन था, ठीक है। तो 2 मैचेस हैं, एक में जो चेम्सफोर्ड में मैच हुआ था वहाँ पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स अपना परफॉर्मेंस करते थे। कुक वगैरह सबके पास होंगे, इनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स में परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लॉरेंस आपको दिख रहे हैं एसएक्स की तरफ से, और यहाँ से जो आपको दिख रहे हैं वो है वेस्ली, ठीक है। तो ये 2 नाम हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं एसएस की तरफ से। इसके सिवाय भी ब्राउन आपको दिखेंगे, बीच में कुछ रन इनके हैं। वार्विकशायर के होगा जो आखिरी बार इस ग्राउंड पर मैच हुआ था इन दोनों के बीच, लैम का यहाँ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था।
और रोड्स तो हैं ही जो इनके लिए काफ़ी अच्छे सीजन परफॉर्मर हैं, हमेशा ही बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव कुछ करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द मैच शायद आपको दिख जाए कि 100 के आसपास इनका पॉइंट जो है या फिर उससे ज़्यादा ही है। ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहता। तो हेड टू हेड में ये 2 मैचेस हैं जो रिसेंट है, 2017 के मैं मैचेस की बात कर रहा हूँ। अब मैंने आपको ऊपर बताया कि वारविकशायर यहाँ पर उन्होंने मैच वो बचाया गए थे, जो आखिरी बार जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पे। क्या हुआ था उसके पहले 2017 में 2 मैच हुए थे, एक मतलब सेम तरीके से, एक बर्मिंघम में जो कि वारविकशायर का घर है और एक चेम्सफोर्ड में जो कि एसेक्स का घर है। उस सीजन में दोनों ही मैच में एसेक्स ने वारविकशायर को हराया था, ना सिर्फ हराया था, इनिंग्स में हराया था। मतलब एसेक्स को सिर्फ एक इनिंग्स बैटिंग करने को पड़ा था, वारविकशायर दोनों इनिंग्स मिलाकर भी एसेक्स का एक इनिंग्स का रन कंप्लीट नहीं कर पाई थी, और ऑफकोर्स 20 के 20 विकेट तो गिरे ही थे। और वहाँ पर भी हमें साइमन हार्मर का डोमिनेशन देखने को मिला था। यहाँ पर मैंने आपको क्यों बताया, यहाँ पर देखिए ये जो मैच हुआ था, लैम्ब ने बहुत बड़ा शतक लगाया था, वारविकशायर को एक इनिंग्स बैटिंग करनी पड़ी, लेकिन यहाँ पर भी हार्मर का दबदबा हमें देखने को मिला था। लेकिन 2017 में जो मैच हुआ था वहाँ पर वारविकशायर ने दोनों इनिंग्स बैटिंग करी, दोनों ही इनिंग्स में साइमन हार्मर का 4 या उससे ज़्यादा विकेट रहा है। मतलब साइमन हार्मर काफ़ी सरप्राइजिंगली इस ग्राउंड पे बंचेस में विकेट निकाल रहे हैं। विकेट तो चलिए निकाल ही रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉलिंग इनको ही मिलती है, स्पिनर है क्योंकि, लेकिन बंचेस में विकेट निकाल रहे हैं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। ठीक है, मैं जब आपको आगे दिखाऊंगा ना ग्राउंड के बारे में, कैसे कैसे बॉलर्स को कैसा हेल्प मिलता है, तब आपको दिखेगा स्पिनर्स का बहुत अच्छा रोल यहाँ पे आता नहीं है, लेकिन साइमन हार्मर कुछ अलग लेवल पे चल जाते हैं इस ग्राउंड पे, ऐसा देखा गया है। ठीक है, 2019 का जो मैच आप देख सकते हैं, एक इनिंग्स फिर भी वारविकशायर की बैटिंग अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद अगर मैं दोनों इनिंग्स की बात करूं तो वारविकशायर की बैटिंग खराब हुई थी एज एक्सपेक्टेड। 2017 के 2 मैच के टोटल 4 इनिंग्स उन्होंने बैटिंग करे, चारों ही इनिंग्स में उनका बैटिंग कोलैप्स हुआ था और ऑल विकेट डाउन भी हुए थे। हालांकि वहाँ पर ज़्यादा बातें करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे कॉमन परफॉर्मर्स नहीं होंगे वहाँ से, लेकिन ये है। और इसके सिवाय भी डैन लॉरेंस का नाम हमें मिला है 2017 की परफॉर्मेंस से। यहाँ पर भी आपने देखा आखिरी जो मैच हुआ था, आखिरी सीजन का जो मैच हुआ था जो कि चेम्सफोर्ड में हुआ था, वहाँ पर इनका नाम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है चीज़ें जो हेड टू हेड से हमारे पास आई है काउंटर करने के लिए। रिसेंट मैचेस की अगर मैं बात करूं इस ग्राउंड पे, इस सीज़न में एक मैच ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और वो मैच भी ड्रॉ हुआ था, शायद मैच पूरा नहीं हो पाया था, नहीं तो मैच शायद जीत ही जाती वारविकशायर की टीम। तो जो भी हो, जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, जो परफॉर्मर्स नॉर्वेल जो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, ये अवेलेबल नहीं है इंजरी के चलते। OHD जो मैंने आपको बताया है इस ग्राउंड पर ये काफ़ी अच्छा करते हैं हिस्टोरिकली, वो भी हम आपको दिखा दूंगा। बाकी रोड्स के विकेट, बैटिंग से रॉब येट्स, ब्रेसनन, लैम्ब के कुछ रन्स थे। पेसर्स का ही आपको दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा विकेट है, यहाँ पर भी जितने विकेट्स आपको दिख रहे हैं सारे पेसर्स के ही हैं। स्पिनर्स के कुछ कुछ विकेट्स हैं बीच में, और दूसरे में भी OHD यहाँ पर आपको विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। बैटिंग तो मिली नहीं थी वारविकशायर को, तो ये कुछ परफॉर्मर्स थे। बॉब विलिस्टोवी की जो 2 मैचेस हुए थे, जो आपने ऊपर देखा कि मतलब ड्रॉ किया था उन्होंने, अगर हम उसकी बात करें तो आपको फिर से दिख जाएगी वारविकशायर की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी। ठीक है, ब्रेसनन के यहाँ पर कुछ रन, पेसर्स का अपर हैंड, OHD यहाँ पर भी ब्रेसनन के साथ। वारविकशायर ने किसी तरीके से मैच बचाया, बस मैच बचाया ही था, यहाँ पर लगभग हार के नज़दीक थे। शायद अगर 15-20 ओवर और मैच हो जाता तो शायद हार भी जाते वो रोड्स के रन से। तो कुछ परफॉर्मेंस यहाँ से हमको मिल रहे हैं। और उसका पहला जो मैच हुआ था, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ओली स्टोन आपको दिख जाएंगे, जो आखिरी बार वो खेल के गए हैं, उनके खाते में विकेट है। इस बीच में ज़्यादा मैचेस वो खेले नहीं इस ग्राउंड पे, इंटरनेशनली उनको मौके वगैरह मिलते रहे हैं इस बीच में। साथ में ये कुछ पुलर से ब्रेसनन, OHD तो है ही। वारविकशायर की बैटिंग की अगर बात करें तो रॉब येट्स, इस नाम को थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। साथ में ओली स्टोन की थोड़ी सी बैटिंग और ब्रेसनन के यहाँ पर कुछ रन है। फिर से आपको पेसर्स के विकेट दिख जाएंगे। और तीसरे इनिंग्स में लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है स्कोर बनाया था, नॉर्थम्पटनशायर का मैच था, तो ब्रेसनन, OHD ये कुछ प्लेयर्स थे। ब्रेसनन, OHD आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं बैटिंग से। रॉब येट्स और रोड्स जो आपको बीच में दिखने मिले हैं, जो कि अगर हम पिछले बॉब विलिस्टोवी के मैच की बात करें, और 2 मैच जो हुए हैं, और इस सीजन का जो 1 मैच है। अगर मैं काउंटी की बात करूँ तो ऑफकोर्स जो ये आखिरी मैच हेड टू हेड का हुआ था आपने देख ही लिया, तो वो मैच है। और उसके पहले वाला एक मैच अगर हम देख लें तो फिर से आपको देखिए काफ़ी रन बन रहे हैं। आप नोटिस करो, देखो 517 यहाँ पर बन गए, मैच का रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पर भी मैच का रिजल्ट नहीं आया, तीसरे इनिंग्स में जाके 507 बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी एक इनिंग्स से 413 बन गए, मैच का रिजल्ट नहीं आया। तो मैच का रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी कम आता है, लेकिन जितने आए हैं हिस्टोरिकली तो वारविकशायर के सपोर्ट में नहीं आए हैं। और उसके बाद ये मैच अगर मैं बात करूँ तो देखिए वारविकशायर ने पहले बैटिंग करी। येट्स जो नाम मैंने आपको बताया है, इनको आपको नोटिस करना है। उसके बाद रोड्स, इनके आपको परफॉर्मेंस दिख जाए। पेसर्स का ही आप देख रहे हैं अपर हैंड, और इसीलिए साइमन हार्मर का यहाँ पर इतना डोमिनेशन काफ़ी सरप्राइजिंग रहा है मेरे लिए।
308 बने। दूसरे इनिंग्स में OHD रोड्स यहाँ पर विकेट्स भी थे। ब्रेसनन तब यहाँ पे नहीं खेलते थे उस सीजन में, तो उनके नाम नहीं है, बाकी ब्रूस वगैरह के विकेट हैं। तीसरे इनिंग्स में जाके वार्विकशायर की बैटिंग यहाँ पर ध्वस्त हो गई, ठीक है। फिर से रोड्स और येट्स इनके रन्स हैं, पेसर्स का ही अपर हैंड है, बीच बीच में एक आध विकेट स्पिनर को शायद मिल जाए। और चौथे इनिंग्स में आके 258 का टारगेट था, जो कि सॉमरसेट ने चेस भी कर लिया। OHD के यहाँ पर विकेट है। तो कुछ नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बैटिंग से, येट्स दिख रहे हैं, रोड्स दिख रहे हैं। बॉलिंग से कंसिस्टेंटली अगर हम देखेंगे तो OHD दिख रहे हैं, ब्रेसनन दिख रहे हैं। इसके अलावा भी एक आध कोई अलग हट के आ भी सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा यही आपको दिख रहा है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ज़्यादा बहुत अलग हट के कुछ हमारे सामने आया नहीं है, अगर मैं सही बताऊं तो। जैसे कि ये जो मैच हुआ था आखिरी हेड टू हेड वाला, लैम्प ने यहाँ पर बहुत बड़ा शतक लगाया था। हेन के रन्स थे, रोड्स के तो थे ही कुछ रन्स, और उसके पहले वही नामों में से हैं येट्स, ब्रेसनन, ओली स्टोन के विकेट्स भी। और इस सीज़न का जो मैच हुआ है वहाँ पर भी हमें येट्स देखने को मिले हैं, लैम्प भी देखने को मिले हैं, ब्रेसनन देखने को मिले हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो बॉलिंग में तो आपने देखा ही है, OHD का काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ब्रेसनन पिछले सीजन में आने के बाद से उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ओली स्टोन जितने मैचेस वो खेले हैं उनके कुछ नाम हैं। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करें तो दो नाम आपको दिख जाएंगे। एक है डोमिनिक सिबली, जो कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं येट्स। औसत आप देखिए सिर्फ 36 का, 10 इनिंग्स में 360, 36 का औसत। ऑफकोर्स 4 डे मैच या फिर टेस्ट मैच की तुलना में अच्छा नहीं है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है। बाकी बॉलिंग में तो जो नाम मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्मर अवेलेबल हैं हिस्टोरिकली इनकी बैटिंग से, उनका औसत सिर्फ 36 का है। तो इससे आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि वार्विकशायर की बैटिंग यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं हुई है। मतलब बीच बीच में एक आध मैच, एक आध इनिंग्स हो सकता है 400-500 रन वो बना रहे हों, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में इनकी बैटिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है। डिस्पाइट दैट इस ग्राउंड पर रन्स काफ़ी बन सकते हैं। तो इसी वजह से ही मैंने आपको बताया कि वार्विकशायर की यहाँ पर इतने अच्छे रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं रहे हैं। मतलब सामने वाली टीम हो सकता है एक ही इनिंग्स बैटिंग करे, 400-500 रन बनाए, लेकिन वो बैटिंग से अच्छा नहीं कर पाए हैं, ठीक है। हालांकि आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर उन्होंने 500 रन बनाया हुआ था, लेकिन वो वन ऑफ द इनिंग्स था, ऐसा आप सोच सकते हैं, जहाँ पर उनकी बैटिंग अच्छी हो गई हो, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है। आपने देखा होगा बीच में लैम्प के कुछ रन्स आपने देखे हैं, रोड्स के कुछ रन्स देखे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखने आएंगे तो इनमें से किसी का भी एवरेज 30 के पार भी नहीं जाएगा। तो यही बात है, ठीक है। और यही रीज़न है कि वार्विकशायर उतना अच्छा नहीं कर पाई है, स्पेशली एज ए बैटिंग साइड। तो यह सारी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल थी, जो बताने लायक था ग्राउंड से और हेड टू हेड से, आई होप आपने देख लिया होगा। अभी अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो ऐसा हो सकता है प्लेइंग 11 अब अच्छा वार्विकशायर क्या होगा, डोमिनिक सिबली लास्ट मैच में खेले थे, लेकिन इंजरी आ गया था उनको, तो उनके जगह पर कोई एक चेंज तो होगा ही। तो वो अभी चेंज कौन सा होगा ये देखना पड़ेगा। पिछले मैच में रोड्स के साथ ओपनिंग कर रहे थे डोमिनिक सिबली। अगर टीम लाइक टू लाइक चेंज करना चाहती है, डोमिनिक सिबली का जगह पर किसी बैट्समैन को लाना चाहती है, तो डैनियल मूसले का ऑप्शन है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं, पिछले दिनों कुछ मैचेस में खेले हैं, स्पेशली T20 जो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर कुछ मैचेस में उन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ था। ओपनिंग कर सकते हैं ये, नहीं तो रॉब येट्स को ओपनिंग करवा के एक्स्ट्रा बॉलर भी खिला सकती है टीम डोमिनिक सिबली के जगह पर, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है डैनियल मूसली के चांसेस ज़्यादा हैं। देखना पड़ेगा अभी टीम क्या करती है। उसके बाद हनुमा विहारी का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है, लेकिन क्या है कि अभी तक तो कुछ खास वो कर नहीं पाए हैं, और हो सकता है कि अभी भी कंडीशन के साथ मैनेज करने में उतना ज़्यादा उस तरह से वो मैनेज नहीं कर पाए हैं खुद को, क्योंकि ज़्यादा वो फ्रेंडली मैचेस जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे सीजन के पहले वो खेले नहीं थे, डायरेक्टली काउंट मतलब यहाँ पे खेलने आ गए हैं, और पहले 2 मैच में अटर फेल हुए हैं। बॉलिंग भी अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ ज़्यादा उनको दी नहीं गई है, तो यही बात है। लेकिन अभी सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इनका, और आज के मैच में तो फिर भी एक्सेस की बॉलिंग के सामने खेलना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कि कितना क्या वो कर पाते हैं। लेकिन मुझे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। एक तो हिस्ट्री वार्विकशायर की उतनी अच्छी नहीं है इस ग्राउंड पे भी, एज ए टीम भी वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद मुझे लगता है कि दी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में इनको सामने आना पड़ेगा, जबकि खुद भी वो उतना अच्छा मोमेंटम गेन नहीं कर पाए हैं इंग्लिश कंडीशंस में, तो देखना पड़ेगा। उसके बाद सैम हेन है, सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है, लेकिन एक्सपेक्ट करना काफ़ी लोग होंगे जो आपको दिख जाएंगे अपने टीम में इनको रखते हुए। काफ़ी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, क्योंकि इंग्लैंड लायंस वगैरह में वो खेलते थे, मतलब इंग्लैंड का जो ए टीम वगैरह होता है वहाँ पे। उसके बाद लैम, मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में कोई इनको ट्राई करना चाहेगा, काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है। लेकिन एक ही जो प्लस पॉइंट है इनके बारे में जो बताने लायक है कि इस सीजन में एक आध अर्श तक वो लगा चुके हैं, और आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था इनके ही बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके
मतलब हार बचाया था, या फिर हार ही नहीं थी आप कह सकते हैं वार्विकशायर की टीम। और पिछले 2-3 साल में वही एक लौता मैच था, वही एक लौता इनिंग्स था एसेक्स के अगेंस्ट में जहाँ पर वार्विकशायर की बैटिंग अच्छी हुई थी इनके बदौलत। उसके बाद बर्जेस जो कीपर हैं काफ़ी सही हैं, ठीक ठाक आपके लिए हैंडी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में दोनों कीपर को लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। उसके बाद ब्रेसनन, ओली स्टोन, डैनी ब्रिग्स जो पिछले सीजन में ससेक्स के होकर खेलते थे, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, इस सीजन में यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद ओ स्टार भी, और अगर टीम एक्स्ट्रा बॉलर खेलना चाहती है तो ब्रूक्स और माइल्स में से ऑप्शन है, जिनमें से मुझे लगता है ब्रूक्स ऑप्शन होंगे बेटर अगर टीम एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहती है तो। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, देखिए मैं सही बता रहा हूँ, मुझे किसी भी बैट्समैन के ऊपर ज़्यादा कुछ भरोसा आज के मैच में देने को मन तो नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि सामने एसेस की बॉलिंग होगी। लेकिन वही बात है कि इस ग्राउंड पे रन्स काफ़ी बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रन्स बन जाते हैं, और उससे बड़ी बात है ये कि इनको दोनों इनिंग्स बैटिंग करने को भी मिल सकता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी करना मुझे नहीं लगता सही होगा। लेकिन फिर भी बाकी ये भी आपके ऊपर है, आप अगर देखना चाहते हो देख सकते हो। मेरे लिए जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे जिनको मैं छोड़ूंगा नहीं, वो है रोड्स, ब्रेसनन, और यहाँ से इन दोनों में से एक मस्ट है। हिस्ट्री ओएचडी का ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि ओली स्टोन अवेलेबल नहीं थे तो ओएचडी मेन बॉलर थे, लेकिन अभी ओली स्टोन अवेलेबल हैं तो ओएचडी को हो सकता है सेकेंडरी रोल प्ले करना पड़े, और ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री क्योंकि ओएचडी के पास है तो इसीलिए मैं इनको काउंट आउट नहीं कर रहा। इन दोनों में से एक, ये आपके ऊपर है। बाकी रोड्स और ब्रेसनन तो मेरे टीम में ऑफकोर्स होंगे। उसके बाद अगर आपको देखना है तो मेरे लिए हिस्टोरिकली नाम आते हैं येट्स का। मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, लेकिन है कुछ तो। और शायद मैं लैम को भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर लूँ, क्योंकि चौथे दिन में अगर बॉलिंग करने को मिलता है तो ये थोड़ी सी बॉलिंग भी कर सकते हैं। बस यही 6 ऑप्शन हैं, जिनमें से 4 या 5 मैक्सिमम आप लेना है। सैम हेन को मैं कंसिडर नहीं कर रहा स्मॉल लीग में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना स्पेस मेरे पास होगा। आप चाहो तो ले सकते हो, और जैसे मैं कंसिडर नहीं कर रहा हनुमा बिहारी को भी। एसेक्स की तरह से बात करी जाए तो बहुत ही स्टार स्टडेड एक लाइनअप आपको दिख जाएगा, स्पेशली 4 मैचेस की तुलना में। तो एलिस्टर कुक है जो कि अभी सिलेक्शन परसेंटेज कैप्टन है। उसके बाद ब्राउन, वेस्ली, लॉरेंस, पॉल वाल्टर, रायन टेन डुस्काटे। आप नोटिस करो रायन टेन डुस्काटे इतने बड़े बैट्समैन माने जाते हैं, मतलब काउंटी क्रिकेट के सर्किट में, वो भी नंबर 6 पे बैटिंग करने आते हैं। उसके बाद वीटर नंबर 7 पर, हार्मर नंबर 8 पर। यहाँ तक तो पक्की बैटिंग है ही। उसके बाद यहाँ पर पॉटर भी बैटिंग कर सकते हैं, सिडल भी थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी लंबी बैटिंग है, हैंडी बैटिंग तो है ही। इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एलिस्टर कुक का बहुत बढ़िया कुछ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये किस कैलिबर के प्लेयर हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले मैच में जो रूट के बारे में भी हमने ऐसा ही कहा था कि ऐसे प्लेयर्स को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, भले ही आपका मन हो नहीं हो, लेकिन लेना तो आपको पड़ेगा ही टीम में। कैप्टन बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर है, आपके पास अगर बेटर ऑप्शन दिख रहा है आपको, अब बना सकते किसी और को, लेकिन टीम में तो आपको रखना ही पड़ेगा। उसके बाद ब्राउन एक काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मर के तौर पे आपके सामने आ सकते हैं। प्री सीजन जो फ्रेंडली मैचेस हुए थे ना, वहाँ पर भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ था। इस सीजन में भी जो 1-2 मैच हुए हैं वहाँ पर भी अच्छा करके आ रहे हैं। आखिरी जो हेड टू हेड मैचेस हैं वहाँ पर भी इनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं, तो एक आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मर के तौर पे आपके सामने आ सकते हैं। और उसके बाद वेस्ली और लॉरेंस में से एक ऑप्शन है, जिनमें से लॉरेंस के ऊपर प्रायोरिटी मेरा ज़्यादा होगा, लेकिन वेस्ली का ये है कि इस ग्राउंड पे जो आखिरी बार मैचेस हुए थे, दोनों मैचेस, वहाँ के मतलब 2 मैचेस नहीं, एक ही मैच हुआ था, उसके दोनों ही इनिंग्स में वेस्ली ने रन बनाया था, ठीक है। तो वेस्ली और लॉरेंस को काइंड ऑफ सेफ आप कंसिडर कर सकते हैं, और ब्राउन को थोड़ा सा रिस्की। उसके बाद आते हैं पॉल वाल्टर। पॉल वाल्टर एक ऐसे अनयूटिलाइज्ड प्लेयर है, ये वर्ड इनके लिए बहुत ज़्यादा मैच होता है, अनयूटिलाइज्ड। इतनी ज़्यादा एबिलिटी है इनके पास, लेकिन इनको सही से इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। मतलब पर्सनली अगर मैं बताऊं तो ये प्लेयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन टीम कभी भी इनको सही से इस्तेमाल नहीं करती है, स्पेशली लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में तो। लेकिन अभी चलिए 4 डे मैच है, लेकिन 4 डे मैच में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है, सीरीज में भी अच्छा करा हुआ है। बॉलिंग ज़्यादा इनको दी नहीं जाती है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बैटिंग ये काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, और फिर भी देखिए नंबर 5 पे ही बैटिंग करने आ रहे हैं। उसके बाद रायन टेन डुस्काटे, वीटर जो ऑटोमेटिकली आपके लिए फर्स्ट चॉइस कीपर बन जाते हैं। बॉलिंग में हार्मर को आप मिस नहीं कर सकते, भले ही इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा स्पिनर्स का रोल नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं इनके, मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं इनको ड्रॉप करूं। बड़ी लीग में आप चाहो तो कर सकते हो। और उसके बाद 3 पेसर्स हैं आपके पास, तीनों ही आपके लिए बहुत बड़े पेसर साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं लॉजिकली बात करूँ, पॉटर तो मेरे लिए फर्स्ट चॉइस है ही, जिनको मैं ड्रॉप नहीं करूँगा। उसके बाद कुक और सिडल में से आपके लिए ऑप्शन बचता है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो कुक का परफॉर्मेंस पिछले सीजन में जब सिडल नहीं थे तब अलग लेवल पे गया था, लेकिन विद सिडल ये उतना अच्छा कभी भी नहीं कर पाए हैं जितना मैंने ऑब्जर्व करा है। तो मेरे लिए सिडल ही पहले ऑप्शन होंगे कुक के ऊपर,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अपना शॉर्ट लिस्ट बता दूं, एलिस्टर कुक को मैं स्मॉल लीग में रखना चाहूँगा। हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन ये जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, स्पेशली तीसरे चौथे इनिंग्स में अगर प्रेशर आता है तो वैसी सिचुएशन में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद वेस्ली लॉरेंस में से एक अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और ब्राउन को लेकर चल सकते हो, या फिर आप दोनों को ही ले सकते हो ब्राउन को ड्रॉप करके। उसके बाद हार्मर, सिडल, पॉटर, मेरे लिए 3 यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से हो गए। 7वां प्लेयर या तो आप वीटर को कीपर ले लो, जो मेरे लिए बेटर चॉइस होंगे कीपर में, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो पॉल वाल्टर के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ 8 ऑप्शन हैं, लगभग बहुत सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन 8 ऑप्शन मेरे लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं, जिनमें से 6 या 7 आपको लेने हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, फिलहाल के लिए सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से ब्रेसनन और हनुमा विहारी के साथ लोग जा सकते हैं। काफ़ी लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं हनुमा विहारी को, इंडियन टीम के होकर खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक तो उस तरह से सेट होते हुए नहीं देखा है मैंने इनको। बाकी अगर आपको सेफ जाना है आप जा सकते हो, लेकिन मेरे टीम में तो मैं हो सकता है इनको मौका ना दे पाऊँ। उसके बाद रोड्स और स्टोन रिस्क लेना है तो OHD यहाँ पर, और येट्स और हेन में से कोई एक बैटिंग सेक्शन में। इसके होकर कुक और हार्मर से फिफ्थ में होंगे। उसके बाद लॉरेंस और एंटन लुस्काटे। रिस्क लेना है तो ब्राउन और वाल्टर में से कोई एक, और पॉटर जो बॉलर में से आपको दिख जाएंगे, या फिर आप सिडल को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो इनिशियली मैंने ऐसा एक टीम यहाँ पे बनाया है। यहाँ पर एक रिस्क यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में है कि मैंने ब्राउन को रखा है। अगर आपको सेफ जाना है तो आप वेस्ली को ले सकते हो इनके जगह पर। ठीक है, तो आराम से आपके लिए वेस्ली यहाँ पर आ सकते हैं अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो। येट्स को मैंने रखा है, जिनको मुझे नहीं लगता मेजोरिटी ऑफ द जनता लेगी। लैम्ब का एक ऑप्शन है, लेकिन येट्स का क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंसी है तो इसीलिए मैंने उनको रखा है। काफ़ी लोग सैम हेन के साथ जा सकते हैं, इसके लिए रेडी रहना, लेकिन मेरे टीम में मैं मौका नहीं दे पा रहा इनको। हो सकता है कि मैं एक बार के लिए बर्जेस के साथ भी चला जाऊँ। ठीक है, बर्जेस काफ़ी हैंडी कीपर हैं और क्रेडिट का भी कोई इशू नहीं है, कीपिंग के पॉइंट्स तो मुझे देंगे ही, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनको कितना इनिंग्स जो है कीपिंग करने का मौका मिलेगा, वही एक सोचने वाली बात है। अगर एक ही इनिंग्स में बैटिंग आई एसएस की तो कीपिंग तो एक बार ही करेंगे, तो इसीलिए मैंने इसे नहीं रखा है। सेफ आपके लिए हनुमा विहारी का ऑप्शन है, काफ़ी लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं, लेकिन मैंने मेरा ओपिनियन जो है दे दिया है। ठीक है, तो इसीलिए इनिशियली हनुमा विहारी मेरी टीम में नहीं होंगे, मेरे टीम में येट्स होंगे, उसके बाद लैम्ब, उसके बाद अगर आप जाना चाहते हो हेन, और उसके बाद हनुमा विहारी का नंबर आएगा, जो कि मैं शायद अपनी टीम में नहीं रखूँ इनिशियली। यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में ये 3 मुझे सही ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ब्रेसनन, हार्मर और रोड्स। और ब्रेसनन और रोड्स को तो मैं मिस करूँगा ही नहीं, हार्मर के रिकॉर्ड जैसे हैं इनको मैं मिस नहीं कर सकता। बॉलिंग पे बात करी जाए तो आपके पास OHD और स्टोन में से एक को लेने का ऑप्शन है। अगर आप चाहो दोनों को ही ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता 2 बॉलर लेकर कोई फायदा होगा। स्टोन थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेंगे, सेफ है सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से, तो इसी मैंने रख लिया है। बाकी सिडल और पॉटर मेरे लिए मेन, जो मैंने बॉलर्स की बात करी है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मुझे एक प्लेयर को लेने का बहुत मन था, वो है पॉल वाल्टर। ठीक है, और मुझे काफ़ी मैंने पर्सनली बता दिया है, हो सकता है मैं थोड़ा सा मैनिपुलेटेड भी हो जाऊं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये ज़्यादा पसंद है ये बंदा, तो आप इसको ले सकते हो। किसके जगह पर ले सकते हो, अगर आप यहाँ पर कीपर के साथ थोड़ा छेड़खानी करो, बर्जेस को यहाँ पर ले लो, या फिर यहाँ पर समझ लीजिए आप एक बैट्समैन को ड्रॉप करते हैं, जैसे कि ब्राउन के समझ लीजिए ड्रॉप किया, उसके बाद किसी एक बैट्समैन को ले लिया आपने, तो यहाँ पर पॉल वाल्टर आपके लिए मैनेज हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि सेफ जाना था मुझे, तो मैंने ऐसा नहीं किया, और मैंने ऐसा ही जाने का सोचा है, या फिर समझ लीजिए ऐसा। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर जो मुझे लगता है काफ़ी सही ऑप्शन भी है। सिर्फ एक रिस्क होगा बैटिंग सेक्शन में, वो है ब्राउन का। यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये रिस्क होगा, काफ़ी जनता आपको इनको आप देखेंगे ये लेके आ रहे हैं। ठीक है, और ये एक जो रिस्क है जो आप हटा भी सकते हो अगर आप चाहो तो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो क्योंकि इस ग्राउंड पर रन्स काफ़ी बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बैट्समैनों के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो उस मामले में एलिस्टर कुक जो कि सिलेक्शन परसेंटेज कैप्टन है, मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं होऊंगा इनके। उसके बाद डैन लॉरेंस का ऑप्शन होगा, या फिर अगर आप वेस्ली को ले सकते हो, वेस्ली का भी ऑप्शन है, जिनको आप वाइस कैप्टनसी के तौर पे ट्राई कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा अलग हट के जाना चाहते हो तो वीटर का ऑप्शन है। लेकिन ये थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आते हैं। नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि बैटिंग नहीं भी रहेगी, लेकिन क्या पता कितना बैटिंग करने का मौका इनको मिलेगा, उसके पहले डिक्लेयर ना दे दे टीम। बाकी कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगे ही, और मोस्ट प्रोबेबली दोनों इनिंग्स कीपिंग करने का मौका भी इनको मिलने वाला है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप जाना चाहते हो तो साइमन हार्मर, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को कैप्टन बनाएंगे भी। ठीक है, मैं बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि पिच में मुझे बहुत ज़्यादा स्पिन दिख ही नहीं है, तो इसीलिए मैं इनिशियली नहीं कह रहा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है, अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, तो कुक और हार्मर का कॉम्बिनेशन काफ़ी सही नज़र आता है मुझे। उसके बाद आप लॉरेंस या फिर वेस्ली जिसको भी ले रहे हो, और विदर का ऑप्शन है। और यहाँ से अगर आपको देखना है वार्विकशायर की तरफ से, तो बेस्ट ऑप्शन ब्रिम ब्रेस्टन का ही है। ठीक है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद विल रोड्स अगर आप बड़ी लीग में ट्राई करना चाहते हो तो। ठीक है,
तो यही कुछ चीज़ें हैं, छोटे मोटे रिस्क मैंने लिए हैं, लॉजिक भी मैंने आपको पूरे वीडियो में समझा ही दिया है, आपके ऊपर है, अगर आप रिस्क ना चाहते हो लो, नहीं लेना है मत लो। लेकिन यही कुछ चीज़ें हैं, मैं सजेस्ट यही करूँगा कि बैटिंग हैवी टीम आप बना सकते हो, बहुत अगेंस्ट में नहीं होऊंगा इसके। और एसिस के, लेकिन बैटिंग हैवी आप टीम बनाओ या नहीं बनाओ, एसिस की तरफ से 3 बॉलर मस्टली आपके होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 20 के 20 विकेट गिर सकते हैं वार्विक शेयर की तरफ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फन।